हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक सेशन लेके आ गया हूँ फिर से, जो हो सकता है लास्ट सेशन यूनिट 4 का। यहाँ पे चेर डायनेस्टी बात करेंगे हम लोग, और जो छोटी छोटी डायनेस्टी आपकी बची हुई साउथ की, उनकी बात करेंगे ना। तो आपको चेर कहाँ मिलेंगे, आप देखो साउथ में यहाँ पे मिलेंगे। चोल आपको यहाँ मिल गए थे, पांड आपको यहाँ मिल गए थे, ठीक है ना। हम इनको पढ़ चुके हैं, चालुक्यों को पढ़ चुके हैं हम लोग। संगम काल में देखा था हमने, चोल चेल पांड थे आपके। आप यहाँ पे आए थे 9वीं शताब्दी में से लेकर 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे हमने चालुक्यों को देख लिया, चोलों को देख लिया। अब चेर को देखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो चेरों की बात करते हैं। चेर मालाबार, त्रावणकोर और पुदुकोट के क्षेत्र में फैले हुए थे। चेर केरल का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। चेर वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं, जानकारी कहाँ से मिलती है। तो चेर शब्द की जो जानकारी मिलती है बेटा, मैत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित चेरपात संभवतः चेर विषय के प्रथम में जानकारी, विषय में प्रथम जानकारी मानी जाती है चेर के विषय में। इसके अतिरिक्त रामायण से, महाभारत से, अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र के नाम से, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में और संगम में आपको चेर मिलते हैं। और चेरों का राजकीय चिन्ह क्या बेटा, आपका धनुष से। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष माना जाता है। चेर के राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पल्लवों के साथ चेरों का युद्ध हुआ था। पल्लवों ने चेर राज्य को पर अधिकार कर लिया था। पल्लव को हम लोग पढ़ चुके हैं। 12वीं शताब्दी में चेर राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया था। तो क्या देखो, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या, पल्लवों के साथ चेरों का युद्ध हुआ था और पल्लवों ने चेर पर अधिकार कर लिया था। और 12वीं में किसने, चेर पर चोलों ने अधिकार कर लिया था। 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने भी चेर पर अधिकार किया था। मतलब कि चेर अपने में कमजोर शासक है, सब लोग उनको लूट रहे हैं। 1310 में जब मलिक काफूर ने मदरी पर आक्रमण किया था, तब चेर राजा कौन था, रवि वर्मन कुलशेखर था। उन्होंने चोल और पांड्य राज्यों के कुछ भागों को छीनकर अपने राज्य की वृद्धि की थी। चेर पल्लव संबंध की बात करते हैं तो आपको इसे इतना रखना है कि अस्पष्ट है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन और पांड्य शासक सेनेंद्र ने चेरों पर विजय का दावा किया है। इनकी सांस्कृतिक संबंध दिखाई देंगे आपको, बस याद रखना है। महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया मत विलास प्रश्न में मालाबार के वंश परंपरा के कलाकारों को एक सरप्री नाटक दिया गया है, ठीक है ना। तो है ना, मत विलास प्रश्न किसकी है, महेंद्र वर्मन की है। दंडन की क्या है आपकी, अवंती सुंदरी कथा है। इससे केरल देश का सजीव ज्ञान मिलता है, याद रखना। वह स्वयं पल्लव दरबार में रहते थे, कौन, दंडन दंडन। चेरमन पेरुमल की बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी चेरमन पेरुमल सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। वह इतिहास उपाख्यानों से भरा हुआ था और धार्मिक प्रवृत्तियों का था, ठीक ना। बात करते हैं होयसल वंश में, तो चालुक्य नरेश जो सोमेश्वर तृतीय थे, इनके समय विष्णुवर्धन ने स्वयं को स्वतंत्र किया था और होयसल वंश की स्थापना कर ली थी। अब यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरलिंक करने में दिक्कत आ रही है। विष्णुवर्धन अपने एक चालुक्य बोला था वरना, है कि नहीं। चालुक्य, वातापी चालुक्य, बैंगी चालुक्य, वहां पे, ठीक है ना। प्रारंभ में विष्णुवर्धन जैन था, परंतु रामायण के प्रभाव में आकर वैष्णव हो गया था, ठीक है। बीरबल तृतीय वही होयसल वाला हो गया। होयसल कुल का अंतिम शासक बीरबल तृतीय था। इस पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। इतना आपको याद नहीं करना है, आपको यहाँ पे डाउट में आए परेशान हो, छोड़ दो इसको भी आप लोग। अच्छा है ना। वर्तमान में जो होयलेश्वर मंदिर यहाँ पे प्राचीन है, याद रखना। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी, आधुनिक नाम हेलीपैड है। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या बेटा आपका, हेलीपैड। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। विष्णुवर्धन ने बेलूर में चिन्निका से केशव मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। पांडव की बात करते हैं तो चोलों की सत्ता की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में पांडवों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजन चोल शासक राजन तृतीय ने पांड्य शासक सुंदर पांड्य की अधीनता स्वीकार की थी। पांडवंश की प्रारंभिक जंग, एक पूरा पांडवंश आपके, एक पांडवंश आपके महत्वपूर्ण है, ख्याल रखना, ठीक है। एक छोटे छोटे राजवंश आपके लिए पूरे यहाँ पे एक साथ हो जाएंगे आपके आज। तो महावंश से ज्ञात होता है, महावंश नामक जो ग्रंथ है आपका बौद्ध ग्रंथ, वहां से पता चलता है कि 13वीं और 39 ईसा पूर्व में पांड्य राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। इस्राओ के अनुसार 20 ईसी पूर्व पांड्य राजा ने आगस्टक के पास अपना राजदूत भेजा था। प्रारंभ में पल्लवों का करदराज था। पांडवों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। तमिल संगम में भी इन्हें इन राज्यों का उल्लेख मिलता है, परंतु प्रॉपर इतिहास नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्रारंभ में पांड्य नवेली, रामानंद, मदुरई इत्यादि तक सीमित नहीं थे, फैले हुए थे। पांडवों की बात करें तो 6वीं शताब्दी में इनका पुनरुत्थान होता है। इनके दो राजा कर्ण कौन और मान वर्मन, इनके प्रमुख दो राजा हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में कलभ्रव शासन का अंत किया था और पांड्य राज्य शक्ति का पुनरुत्थान किया था। क्या रहना, ये व्यक्तित्व महत्वपूर्ण थे आपके। सेंदन या जयंत वर्मन, पांड्य राज्य के राजा, तीसरे राजा सेंदन या जयंत वर्मन थे। इन्होंने चेर प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया था और उसने वासीवन की उपाधि की थी, वासीवन की उपाधि धारण की थी, है ना। तो ये आपको सेंदन या जयंत वर्मन आपको पांड्य शासक थे। केसरी, अरिकेसरी, सेंदन का पुत्र अरिकेसरी एक महान योद्धा था। पांड्य साम्राज्य के विकास में लड़ाइयां लड़ी थी उसने। अरिकेसी पराकुंस ने वेनाड अर्थात
दक्षिण त्रावणकोर और मोती मिलने वाले तटों पर पल्लवों को पराजित किया था। है ना? आपको पल्लव, जब भी मोती शब्द आएगा तो आपको पल्लव को आएगा, पल्लव से इंटरलिंक करना है। ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके पल्लव को, तो वहां पर हमने देखा था। रणधीर हरिकेशरी का पुत्र था, मंगलोर और कोंगो प्रदेश को जीता था। मारवर्मा जय राज सिंह, मारवर्मा राज सिंह, रणधीर के पुत्र मारवर्मा राज सिंह के प्रथम में पल्लव राजनीति हस्तक्षेप किया था और उसने पल्लव मल्ल को बंदी बनाया था। वरंगुड़ वरंगुड़ राज सिंह के पुत्र वरंगुड़ प्रथम ने पल्लव राज नंदी वर्मा द्वितीय उसके साथियों को हराया था। याद रखना। विस्तार कहाँ पे? कावेरी के दक्षिण में, सेलम में और कोयम्बटूर जिले में किया था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। श्रीमार श्रीमार अब श्रीमार आपके लिए पांच शासकों में लंका विजय के लिए जाने जाते हैं। राजा सैन के राज्यकाल में लंका विजय की थी। राजा श्रीमार श्री वल्लभ ने पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय को हराया था। कुंडू कोंडम के युद्ध में हम पढ़ चुके थे। कुंडू कोंडम का युद्ध किसके बीच में? पल्लव और पांडव के बीच में था। पल्लव और पांडव के बीच में था। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, याद है आपको। किंतु स्वयं को उसके पुत्र नृपतंग के हाथों से मार खाई थी श्रीमान ने। लंका का राजा सैन द्वितीय की स्त्री का बढ़ाया, मदरी को लौटाया था। श्रीमान लड़ता हुआ मारा गया था। सिंगल के सेनापति उसके पुत्र वरगुण वर्मा द्वितीय को पांड्य राजगद्दी पर बैठालते हैं। पांड्य राज्यों पर चोलों का प्रभाव। परांतक के बाद पांड्य शासक फिर से स्वतंत्र हो गए थे, परंतु यह अस्थायी था। राजेंद्र प्रथम ने राज्यकाल में पांड्य और केरल के मध्य प्रांत विलीन कर लिए थे। आपको याद है, हमने चोल पढ़े थे। चोल जो आपका राजेंद्र प्रथम पढ़ा था, राजा प्रथम पढ़ा था, राजेश्वर प्रथम पढ़ा था। तो ये साउथ को जीतते हैं, आधि श्रीलंका को जीतते हैं, वो पूरा श्रीलंका जीतते हैं। याद है कि नहीं याद है? पांड्य इतिहास की अलग अलग घटनाएं सिंगल द्वीप से मिलती है आपको। सिंगल के राजा पराक्रम भाव प्रथम पोर्तुगल को उत्तराधिकारी, कोई मतलब नहीं आपको यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपके एग्जाम में दिख रही है आपको। राजाओं के नाम दिए, राजाओं को नाम आपको रखने कौन से आपके पांड्य, कौन से कौन क्या है, ठीक है ना। ठीक, ये जाट वर्मा सुंदर हो गए, परमार वर्मा सुंदर पांड्य हो गए आपके। परमार वर्मा सुंदर पांड्य के समय पांड्य साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था और चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। जाट वर्मा आपके चोल राजा राजेंद्र तृतीय और सोमेश्वर के साथ मित्रता स्थापित की थी और नेल्लोर में वीर अभिषेक कराया था, मतलब अभिषेक कराया था। मारकोल शेखर गद्दी में बैठे थे, पांड्य राज्य में मिला लिया था। सर्व देश विजेता की पदवी धारण की थी इसने मारवर कुलशेखर ने। तो ये आपको रखना है कि सर्वदेश विजेता की उपाधि किसने ली थी बेटा? सर्वदेश विजेता की उपाधि आपके मारवर्मा कुलशेखर ने ली थी। मालिक कपूर का आक्रमण के फजल राज नष्ट हो गया था। अब देखो, अभी आपकी चीज पता है आपको प्रॉपर क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इसको हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पढ़ेंगे, मलिक काफूर पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर से आपके आएंगे भी ये मध्यकालीन भारत, फिर से सारे राज्य जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये इन शॉर्ट में चले आपके। देवगिरी का यादव वंश, कल्लाड़ी के चालुक्य शासक सौमेश्वर चतुर्थ को यादव सामंत भिल्लम ने पराजित करके अपनी संतादित की थी। ना जो देवगिरी का यादव वंश, इसकी स्थापना किसने बेटा? भिल्लम ने की थी। भिल्लम ने देवगिरी नामक नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था। यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मारा गया था। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, रामचंद्र ने क्या किया था? मलिक काफूर के क्या किया? मारा नहीं किया था, आत्मसमर्पण किया था। ये आपसे पूछा जाता है कि देवगिरी के यादव में कौन सा शासक था? तो रामचंद्र था। वारंगल में काकती आपको मिलेंगे, तो काकती का पहला जो शासक है आपको वैन प्रथम मिलेगा। फिर आपको चोल द्वितीय, रुद्रदेव, महादेव, गणपति जैसे आपको शासक मिलेंगे। गणपति ने अपनी राजधानी अमरकौंड से वारंगल स्थानांतरित की थी। रुद्रमा, गणपति को रुद्रमा काकती उनकी शासक बनती है। भारतीय इतिहास में जाने वाली महिला शासकों में जानी जाती है रुद्रमा। प्रताप रुद्रदेव, रुद्रमा के बाद प्रताप रुद्रदेव शासक बनते हैं। मलिक काफूर के आक्रमण के समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर, हाथी, घोड़े, बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए थे। तिरस्ते से मोहम्मद बिन तोलक से प्रताप रुद्रदेव पराजित हुए थे, वो बंदी बना लिए गए थे। तो ना यहाँ पे आपका मलिक काफूर ने एमबीटी है, एमबीटी ने वारंगल पर क्या पे वारंगल काकतीय वंश को समाप्त किया था। कदम वंश देखो, तो ये दक्षिणापथ के प्रमुख था, दक्षिण पश्चिम उत्कर्ष हुआ था। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ अभियान के परिणामस्वरूप पांजरी के पालवों की शक्ति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी और कदम लोगों ने मानव गोत्रीय ब्राह्मण थे जो कि अपने आप को हरिति का पुत्र कहते थे, पल्लवों की अधीनता स्वीकार की। मयूर सरवन ने पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह किया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। कदम की स्थापना किसने की? मयूर शर्मा ने। पूछा क्या है, कदम्बों की स्थापना किसने? मयूर शर्मन ने की है, वह संस्थापक था। मयूर शर्मन 18 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा जाता है। मयूर शर्मन ने क्या अपने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस बात को आपको रखना है। राजधानी बनवासी, ये पूछी गई है आपसे। अब राजधानी पलासिका पूछी गई है। कदम की जानकारी एकमात्र स्रोत क्या आपका? एकमात्र तालगुंड स्तंभ अभिलेख, जहां से हमें कदम्बों की जानकारी मिलती है। काकुत्स वर्मन, तो मयूर शर्मन के पश्चात काकुत्स वर्मन अपनी गद्दी बैठते हैं। तालगुंड प्रशस्ति में काकुत्स वर्मन की शक्ति बड़ी प्रशंसा की गई। इस बात को आपको रखना है।
इसने अपनी कन्या का विवाह वाकटक और गुप्त वंशों से किया गया था। किसने? काकुत्स वर्मन ने, ठीक है ना। ताराकुंड में एक विशाल तालाब खुलवाया था। कांति वर्मन इसका उत्तराधिकारी था, यशस्वी शासक था, 3 ताज धारण करता था, पट्टत्रय। मृग के एक लेख से ज्ञात होता है, मृगेश के, उसके पुत्र मृगेश के लेख से ज्ञात होता है उसने अपने शत्रुओं की लक्ष्मी पर हमला किया था। कांति वर्मन के काल में क्या हुआ था? कदम राज्य पर पल्लवों पर खतरा था, ठीक ना। चलो, और इसी ने क्या किया था? शांति वर्मन ने क्या किया था? अपने राज्य का भार अपने अपने छोटे भाई कृष्ण वर्मन ने कर दिया था। कृष्ण वर्मन ने अश्वमेध कराए थे, पल्लवों के साथ युद्ध मारा गया था। उसका पुत्र विष्णु वर्मा पल्लवों द्वारा अभिषिक्त था। मृगेश वर्मन मतलब बैठा हुआ था गद्दी पर। मृगेश वर्मन गद्दी बैठता है, उसका वनवासी पलस का अधिकार था, और पल्लव शासकों द्वारा विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। जो मृगेश वर्मा ने अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वता के कारण प्रसिद्ध था, एक कुशल सैनिक था, घोड़ेसवारी हाथी की सवारी का शौक था। पलासिका में एक जैन मंदिर बनवाया था। उस समय पिता की स्मृति में मृगेश वर्मन ने पलासिका में एक जैन मंदिर बनवाया था। यार रवि वर्मा, तो रवि वर्मा अपने आप में फेमस है, शांत प्रकृति का शासक है। लगभग 545 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलिकेशिन प्रथम ने कदम राज्य के उत्तरी भाग को जीत लिया था। पुलिकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी प्रभावित की थी। कदम्बों की पारिवारिक कलह की बात करूं तो कदम्बों की पारिवारिक कलह एकता नहीं थी, कलह काल की एकता नहीं थी। कदम्बों की छोटी छोटी शाखाएं थी। दक्षिण में किस वर्मन प्रथम ने स्थापित की थी। इस छोटी शाखा के किस वर्मन द्वितीय ने वैजयंती पर आक्रमण किया था, वैजयंती पर अधिकार कर लिया था, और अंतिम शासक हरिवर्मा हुआ था, हरिवर्मा हुआ था। बात करते हैं कदम की स्वाधीनता। अब देखो यहाँ पे आपको पूरी घटना याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको राजाओं के नाम याद रखना। अभी क्या एमपी एपी के लिए क्या आपको राजाओं के सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन सा राजा कहाँ पे था, क्या था, बस। इसके अलावा आपको फालतू परेशान नहीं होना है कि गम बनाओ कि हमें याद नहीं है। कदम राज की स्वाधीनता का किस वर्मन द्वितीय ने उसके पुत्र अजय वर्मा के समय पुलिकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्ति वर्मा ने वनवासी को अंतिम रूप से जीतकर अपने राज्य में ला लिया था, और इस पर कदम राज्य की स्वाधीनता का अंत हुआ था। अब बात करते हैं पल्लवों की। पल्लव ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही, बट यहाँ पे अब आ गया है तो फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। चलो, और देखो पढ़ना क्या है, मोस्टली यहाँ पे आपको शासक ही पूछे हैं, शासक लिखे हैं सेय वर्मन, शिशु वर्मन, सेय विष्णु वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन, दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, नृपतुंग वर्मन, अपराजित, नंदी और चतुर्थ कप वर्मा। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपसे प्रमुख शासक पूछे जाते हैं, अंट संट चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। मुख्य शासक कौन से वो, संस्थापक कौन से को, एक आध घटना आपसे पूछी जाती है। और यूनिट 4 से बहुत कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैं आपको इसको टाली दी मैंने तो। दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय शातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात हुआ था। आरंभ में पल्लव शातवाहन के अधीन शासक थे। वाकटक, आम्बीर और कदम्बों ने इत्यादि वंशों की तरह पल्लवों ने क्या किया था? स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दक्षिण भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाया था। पल्लवों की उत्पत्ति विवादास्पद है, याद रखना। अनेक मत आपके आते हैं, जैसे कुछ होते हैं विदेशी उत्पत्ति मत, ये आपसे पूछा था। वी एल लाइस और वी वैन केसिया जैसे विद्वान जो आपके होते हैं, वी एल लाइस और वी वैन केसिया जैसे विद्वान जो होते हैं, पल्लव को पहला या पार्थियन नामक विदेशी जाति बताते हैं। ये क्या थे? आपके विदेशी थे। यह जाति सातवाहनों के पतन के पश्चात सिंधु घाटी से आकर कौंड मंडलम क्षेत्र में बस गई थी। सातवाहनों के बाद पल्लवों को विदेशी प्रमाणित करने का दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि कांची में वैकुंठ पेरुमल मंदिर में राजमुकुट का चित्र वैक्टियन राजा दामित्र के राजमुकुट से मिलता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जो पल्लवों को विदेशी बताते हैं, तो वी एल लाइस और वी वैन केस्या। वाकटक संबंधी वंश, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल पल्लवों को वाकटक और सामंत बताते हैं। नागवंश या नागचोल संबंधी वंश, अन्य विद्वान को नागवंश या नागचोल खुल के बताते हैं। और पर विवाद का निष्कर्ष भैया, इस सारे विवाद जो मत है विवादास्पद है। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि पल्लवों के राजवंश थे। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उत्तरी भारत के दक्षिण से आए थे। संभवतः उनके मूल स्थान पूर्ण मंडलम ही था। पल्लव सातवाहनों के सामंत थे, परंतु सातवाहनों के पतन के पश्चात उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। कालांतर में पल्लव दक्षिण के प्रमुख शक्ति बन बैठे थे, याद रखना इसको। आगे आते शिव स्कंद बर्मन की। शिव स्कंद बर्मन तो प्रारंभिक पल्लव वंशीय शासक शिव स्कंद बर्मन के विषय में जानकारी मिलती है। उन्होंने वाजपेयी कराया था, अश्वमेध कराया था, ठीक है ना।
कांची को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बेटा? शिव स्कंद वर्मन ने कांची को अपनी राजधानी। आपको राजधानी याद करनी, राजधानी कहाँ की, किसकी है। बात करते हैं विष्णुगुप्त की। विष्णुगुप्त की तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में पल्लव शासक विष्णुगुप्त को हराया था, परंतु इसके पश्चात 5वीं 6वीं शताब्दी में पल्लव का इतिहास अंधेरे में आ गया था। पल्लव शक्ति के पुनरुत्थान की बात करें तो पुनः पल्लव शक्ति का उत्थान से विष्णु के साथ हुआ था। विष्णुगुप्त हार गया था। शुरुआत में से विष्णु की तरफ आपका उत्थान हुआ था। समुद्रगुप्त की सम्राट से विष्णु के साथ ही पल्लव इतिहास का नायक शुरू होता है। पल्लव वंश के शासकों को बड़ा इस प्रकार के से विष्णु आपका संस्थापक माना जाता है। से विष्णु आपका पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। इसको से विष्णु उत्तरायण अवनी सिंह कहते हैं। इसके दरबार में एक कवि थे आपके भारवी थे। से विष्णु के समय क्या मामल्लपुरम में आदि बराय गुहा मंदिर बनाया गया। अब जो आपके मामल्लपुरम के मंदिर है उनकी शैलियां आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सी शैली में कौन से मंदिर बनाए गए। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना है किस शैली में। इस मंदिर से विष्णु और उनकी 2 रानियां के चित्र आपको मिलती, प्रतिमा मिलती है। तो मामल्लपुरम में अब देखो, मामल्लपुरम का मंदिर आदिवराय गुफा मंदिर, क्या आदिवराय गुफा मंदिर किसने, इसने हमारे बेटा आपका से विष्णु ने बनवाया था। इसमें उसकी 2 रानियों की उसकी खुद की प्रतिमा मिलती है। महेंद्र वर्मन तो दक्षिण भारत में प्रभु सत्ता के लिए पल्लव पांड्य संघर्ष और आपका पल्लव चालुक्य संघर्ष महेंद्र वर्मन के समय पर शुरू हुआ था। इसने विचित्र चित्रित मत विलास प्रश्न और गुणवर आदि पदवी धारण की थी। पहले ये जैन था, बाद में शैव संत अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रश्न, भगवद दुजकियम जैसे ग्रंथों की रचना की है। इसके संरक्षण में ही संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुंड मिलाय की रचना की है। याद रखना, ये याद रखना आपको। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रश्न और भगवद दुजकियम की रचना की है। साथ ही साथ संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ क्या है आपका कुंड में मिलाय। एक किसके ग्रंथ है? महेंद्र वर्मन के प्रथम। किसके बेटा आपके? महेंद्र वर्मन के हैं। किसके हैं? महेंद्र वर्मन के, जो ब्रह्मिक शासक है। ठीक है ना, फिर से देखो इसकी उपाधियां आपको मिल रही है। पहले जैन था, बाद में शैव संत अपार के नेतृत्व में आकर वैष्णव बन गया था। वैष्णव नहीं, शैव बन गया था। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। इन बातों को आपको ऑलरेडी याद रखना, अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, एक मिनट रुकना। चलो आगे बढ़े हम लोग। नरसिंह वर्मन की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इस बात का ना महेंद्र वर्मन के बारे में याद रखना। इसके ग्रंथ मथुरास प्रश्न, भागवत, जीकायम, कुंड मिलाय। जो कुंड मिलाय आपका संगीत आधारित ग्रंथ है और इसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी और अपार के प्रभाव में। तो महेंद्र वर्मन अपने आप में प्रमुख बेटा। महेंद्र वर्मन अपने आप में प्रमुख है, याद रखना। मैंने बोला महेंद्र वर्मन प्रमुख है। इसके आपको ग्रंथ याद रखना, मत विलास प्रश्न, मत विलास आपका रखना है। भगवत जी क्या आपको रखना है। कुंड में मिलाय आपको याद रखना है। ठीक है ना। और इन्होंने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली थी? रुद्राचार्य से ली थी। पहले जैन था, बाद में अपार के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। इस बात को आपको याद रखना है। नरसिंह वर्मन की बात करते हैं तो कुर्रम दानपत्र के अनुसार नरसिंह वर्मन ने चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय को परिमल, मणिमंगलई, सूरमार्ग के युद्धों पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने पुलिकेशिन की पीठ पर विजय शब्द अंकित किया था। ये आपका रखना है। नरसिंह वर्मन ने कसाकोटी अभिलेख से श्रीलंका विजय की जानकारी मिलती है। कसाकोटी अभिलेख। महेंद्र वर्मन द्वितीय घटिका या विद्वानों की संस्था का विस्तार किया था। घटिका, घटिका क्या होती है आपकी? जैसे उत्तर भारत में स्कूल होते हैं, वैसे बिहार होते थे उत्तर भारत में, ऐसी घटिका दक्षिण भारत में क्या होती थी? बिहार होती थी आपकी। धर्मशालाएं होती थी जहाँ पे आपके बौद्ध भिक्षु या अन्य साधक आपके रहते थे। ठीक है ना, ये ना कह रहे हैं विद्वानों की संस्थाएं आपकी होती थी। कुछ लेखों में ऐसे मध्यम लोकपाल कहा गया महेंद्र वर्मन द्वितीय को। परमेश्वर प्रथम संघर्ष प्रारंभ हुआ था मामल्लपुरम में प्रसिद्ध गणेश मंदिर। तो परमेश्वर प्रथम ने क्या गणेश मंदिर बनवाया था मामल्लपुरम का। मामल्लपुरम के मंदिर बहुत पूछते हैं आपसे। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसको राज सिंह भी कहा जाता है। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर को
राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय इसको राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं, कैलाश मंदिर भी कहते हैं, कांची का मंदिर बनवाया था, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर बनवाया था, शोर मंदिर इसको बोलते हैं, कांची का ऐरावत मंदिर बनवाया था। महाकवि दंडी इसके समकालीन थे, रखना। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की बात करते हैं अपन। तो बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार अनुसरण किया था, शिक्षा का और संसार की रक्षा की थी। चालुक्यों में उलचल अभिलेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य शासक बृहस्पति द्वितीय ने गंग शासक नुरुद्दीन की सहायता से इसे हराया था। क्या? चालुक्य शासक बृहस्पति द्वितीय ने नुरुद्दीन की सहायता से किसको? परमेश्वर वर्मन को हराया था। इस बात को आपको रखना है। कली को दंडित करने वाला कहा जाता है इसको, और मनु के सिद्धांतों पर पालन करने वाला बताया गया है इसको, परमेश्वर वर्मन द्वितीय को। नंदी वर्मन द्वितीय बृहस्पति द्वितीय ने इसे पराजित किया था। गोविंद तृतीय के अभिलेख से क्या होता है कि राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त की थी। इन बातों को आपको याद रखना है। दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का भय नंदी वर्मन से किया था। ये पूछा जाता है किसकी पुत्री का वह रेवा है? नर्मदा के सम्मान में रखा गया हुआ तो दंती दुर्ग। दंती वर्मन की बात करते हैं तो दंती वर्मन नंदी वर्मन का और रेवा का पुत्र था। नंदी वर्मन और रेवा का पुत्र था। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया था, ठीक ना। ये दंती दुर्ग, ये दंती बर्मन है। इन अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण कहा गया है। इसे अभिलेखों में क्या? पल्लव कुलभूषण, इसको दंती बर्मन को पल्लव कुलभूषण कहा गया है। इसने मद्रास के निकट पार्थ सारथी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस बात को आपको करना है। नंदी बर्मन तृतीय, क्या? नंदी बर्मन तृतीय की बात करते हैं हम लोग, तो इसने अपने बाहुबल से चोलों, पांड्यों और चेरों को पराजित कर पुनः पल्लव साम्राज्य पर शक्ति प्राप्त की थी। तमिल रचना की बात करें तो नंदिल कल्लमों के में इसको रचित विजित उद्योग की जानकारी मिलती है। नंदी और द्वितीय शैव मतानुयायी था। तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदवार निवास करते थे। पेरुंदवार ने भारतम और भारत बैनवा की रचना की है। राजपूत नरेश अमोघ वर्ष की बात करते हैं, इसने राजपूत नरेश अमोघ वर्ष ने अपनी कन्या शंखा का विवाह नंदी वरुण द्वितीय से किया था। यहाँ पे देखो पहले ऊपर आपका नंदी वरुण द्वितीय से विवाह हुआ था दंती दुर्ग की पुत्री का, दंती दुर्ग की पुत्री का। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नंदी वरुण तृतीय का विवाह किससे हुआ है? अमोघ वर्ष की पुत्री शंखा का। आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट और पल्लवों में संबंध दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण जाते हैं राष्ट्रकूट और इसके संबंध। नृतम बर्गन नृपतंग बर्मन तो सौतेले भाई को पराजित कर विद्रोह किया था। परिणामस्वरूप दोनों के मध्य श्री पेरुम के मैदान में युद्ध हुआ था। श्री पुरम्बियम के मैदान में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नृपतुंग बर्मन मारा गया था। अपराजित की बात करें तो चोल शासक आदित्य प्रथम ने इसे पराजित किया था। आदित्य प्रथम स्वयं तोल मंडलम का स्वामी बन गया। इस बात को आपको रखना है। ये आपके पल्लव यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आते हैं राष्ट्रकूट। क्या? राष्ट्रकूट आते हैं हम लोग राष्ट्रकूटों पर। राष्ट्रकूट देखते हैं भैया, राष्ट्रकूट इसी में देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रकूट का उत्तर बादामी की चालुक्य के राज्य अवशेषों पर हुआ था। इनका जो अंत है चालुक्यों की शाखा कल्याणी की चालुक्यों द्वारा भी किया गया था। तो चालुक्यों से पैदा हुए चालुक्यों ने अंत ही किया किसका? राष्ट्रकूटों का। इस बात को भी आपको याद रखना है। ये आपके लिए कथन महत्वपूर्ण आते हैं। राष्ट्रकूट कहाँ पे बेटा? बादामी की चालुक्य के सामने। किसके? बादामी के। अंत किसने किया था? कल्याणी चालुक्य ने। आपको याद होगा हम लोग चालुक्य पढ़ रहे थे तो पश्चिमी चालुक्य या प्रारंभिक चालुक्य बादामी के चालुक्य थे, फिर कल्याणी के चालुक्य आए थे, इनके पीछे राष्ट्रकूट को जो दम कर रहे थे, फिर आपके वैंगिक चालुक्य या पूर्वी चालुक्य आए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बात करते हैं दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन पाल पृथ्वीयार वंशों के समकालीन था। आपको प्रमुख शासक दंती वर्मन या दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अब तो दंती दुर्ग ने अपने स्थापना के समय क्या कर दिया था? नंदी वरुण द्वितीय से अपनी पुत्री देवा का विवाह कर दिया। मतलब अपने आप को मजबूत करने के लिए इसने क्या वैवाहिक रीतियां अपनाई थी। अपने आपको इंटरलिंक करते जाओ बस, ठीक है ना। दंती वर्मन या राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक की बात करूं, उसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अरबों के आक्रमण की बात करें तो अरब आक्रमण विफल करने के कारण क्या हुआ था? चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वीवल्लभ या खड़ग वल्लभ की उपाधि दी थी। रखना। तो दंती दुर्ग की आपकी उपाधियां रखना आपको पृथ्वीवल्लभ खड़ग वालों, क्या पृथ्वी वल्लभ खड़ग वालों उपाधियां आपकी हैं, ठीक है ना। और उसने अपनी राजधानी किसको? मान्यखेत को बनाया था। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महायज्ञ कराया था। ये पूछा गया है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कराया था? हिरण्यगर्भ यज्ञ क्यों कराया जाता है?
आते कृष्ण प्रथम पर, तो कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालकों के अस्तित्व को पूरी तरह नष्ट किया था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करा, कृष्ण प्रथम ने। अब तो एक आपका है एलोरा का कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर, किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। अभी आपने पढ़ा था एक और कैलाश मंदिर, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो, ये ये आपका कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय है। इन दोनों को डाउट में बताना, एक कांची में कैलाश मंदिर, एक आपका एलोरा में। तो कांची कैलाश मंदिर किसने? कैलाश नरसिंह वर्मन, इसको अपन काश सिंहेश्वर मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे आपको एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था बेटा? एलोरा का मंदिर आपको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव या धारावश, ध्रुव ने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया था। पृथ्वी और पालों को हराया था, हराना। पृथ्वी ने वत्सराज को और पाल ने धर्मपाल को। आपको याद है जब पाल पृथ्वी संबंध आपके चल रहे, पाल पृथ्वी राष्ट्रकूट हो गए, आपके त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था कन्नौज को लेकर, तो राष्ट्रकूट बारह जाते उंगली करके वापस आ जाते, जीतते वापस, जीतते वापस वापस, ठीक ना। गोविंद तृतीय ने चालुक्य शासक को पराजित किया था और वीर नारायण की उपाधि ली थी। गोविंद तृतीय पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं को संघ को ध्वस्त किया था। गोविंद तृतीय पाल शासक धर्मपाल और पृथ्वी शासक नागवट द्वितीय को पराजित किया था। पृथ्वी शासक से मालवा छीनकर क्या एक परमार वंश के उपेंद्र को सुपुर्द किया था। आपका मालवा की परमार की स्थापना किसकी? उपेंद्र ने की थी, याद है कि नहीं याद है? ये पूछा गया ना, यहाँ से पूछा जाता है मालवा का परमार वंश। बात करते हैं अमोघ वर्ष की, तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का महान शासक था। ये विद्या और कला का प्रेमी था। कन्नड़ भाषा में इसने रचना की है कविराज मार्ग की और प्रश्नोत्तर मालिका में। तो आपसे इनकी भाषा पूछी जाती है क्यों, ये तो याद हो गया सबको, वही वही अमुक वर्ष की रचना है कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका। क्या पूछे? भाषा का है कन्नड़ भाषा है। इनकी राजसभा में जिनसेन, महावीराचार्य, स्वयंभू जैसे विद्वान निवास करते थे। जिनसेन ने आदिपुराण लिखा है, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा है। क्या लिखा है? गणित सार संग्रह आपका लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना। अमुक वर्ष ने तुला पुरुष दान संपन्न कराया था। अमुक वर्ष ने क्या? तुला पुरुष दान संपन्न कराया था। अमुक वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, इस बात को आपको रखना है। ये तुला पुरुष दान आपसे पूछ सकता है। महावीराचार्य की गणित संग्रह, आदि पुराण जिनसेन का, और स्वयं अमुक वर्ष की रचना कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका आपकी है, ठीक है ना। बात करते हैं इंद्र तृतीय की, तो इंद्र तृतीय इस वंश के अन्य शासकों में एक था। इंद्र तृतीय के समय पर भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अलमसुद्दीन ने राष्ट्रकूट राजा बलाहर और बल्लव राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया था, याद रखना है ना। इंद्र तृतीय वो शासक है राष्ट्रकूट जिसके समय पर कौन आया था? आपका अलमसुद्दीन आया था। और इसका मतलब क्या? अलमसुद्दीन ने क्या बताया था कि राष्ट्रकूट शासक बल्हार, तो इंद्र तृतीय की उपाधि क्या हुई? बल्हार हो गया या बल्लभ राज हो गई। भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया था इनको। कृष्ण तृतीय आते हैं। किस तृतीय ने अपने राज्यों के समय अकाल वर्ष की उपाधि, अकाल वर्ष की उपाधि ली थी। तो इतिहास में अकाल वर्ष की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन हो गया? आपका कृष्ण तृतीय हो गया। कांची और तंजौर जीतने के बाद कांचियम तुंजम मोकोंड अर्थात कांची तंजौर का विजेता की उपाधि ग्रहण की थी। चोल विजय के पश्चात वह बढ़कर रामेश्वर प्राप्त करता है। किस तृतीय ने? कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर प्रथम, रामेश्वरम कृष्ण मंदिर और गढ़ मार्तंडेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। उनकी राजसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पौन निवास करता था और पौन ने शांति पौन की रचना की थी। राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं, तो 1974-75 ईस्वी में चालुक्य राजा शैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया था। शैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार किया था। इसके पश्चात कल्याणी की चालुक्य वंशी राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का अंत हुआ था। आपने शुरुआत में पढ़ा ना भैया, राष्ट्रकूट किसने के लिए? चालुक्य से निकले, चालुक्य ने हराया था इनको, ठीक है ना। और गंगवंश आपका आता है, गंगवंश छोटा सा गंगवंश है आपका, आधुनिक मैसूर क्षेत्र में आपका है। गंगवाड़ी से इसका संबंध है। पश्चिम गंग अथवा पश्चिमी गंग कहे जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। पूर्वी गंग उड़ीसा क्षेत्र में आते हैं। पश्चिम गंग आपके अलग है और पूर्वी गंग आपके अलग है। तो पश्चिम गंग दिए गए हैं, पश्चिम गंग, पश्चिम गंगों का राज्य कदम्बों के राज्य और पल्लवों के बीच आधुनिक मैसूर में स्थित था, जिसका संबंध गंगवाड़ी से, गंगवाड़ी क्षेत्र था। इनके प्रमुख शासक कौन थे? प्रथम वंश कोंकणी वर्मा। तो पश्चिमी गंग के शासक कोंकणी वर्मा आपको मिलेंगे। दुर्वनीत आपको मिलेगा, दुर्वनीत इस वंश का प्रसिद्ध शासक दुर्वनीत था। पल्लव की अधीनता से मुक्त किया अपने आप को, विद्वान शासक था। शब्द अवतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है ना। आपके गंग शासक दुर्वनीत ने, दुर्वनीत ने क्या किया है? शब्द अवतार नामक ग्रंथ की रचना की है जो कि व्याकरण ग्रंथ है। और कीर्तार्जुनियम पर 15 सर्गों का टीका लिखा है। दुर्वनीत ने गुणांड के व्रत कथा का संस्कृत में अनुवाद करा है, इस बात को करना। चोलों की अधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक है, याद रखना, चोलों के अधीन रहते हैं। पश्चिमी गंगों की राजधानी कोलार थी, बाद में तालकंड थी। इसके बाद स्त्री पुरुष नामक शासक ने राजधानी को मान्यपुर बनाया था। अब आते पूर्वी गंग, भुवन, निसर्ग केसरी और कलिंग नगर के पूर्वी अंग प्रमुख थे, ठीक है ना। केसरी वंश क्या था? केसरी वंश के शासकों ने भुवनेश्वर के मंदिरों का निर्माण कराया था, याद रखना। और लिंगराज मंदिर जो आपका यहाँ पे है, नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है।
पूर्वी गंगों के मूल स्थान की बात करूं तो पूर्वी गंग मूलतः कोलार के रहने वाले थे। 8वीं सदी में आरंभ में अपनी सत्ता स्थापित की थी। प्रारंभिक गंगों के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, पूर्वी गंगों के बारे में, ठीक ना। इसमें आपको अनंत वर्मन चोड़गंग सबसे महत्वपूर्ण आते हैं। कहाँ गया भाई, अनंत वर्मन चोड़गंग आपके महत्वपूर्ण आते हैं, कहाँ गए, यहाँ पे, ठीक है ना। अपनी शक्ति से घर पर थी। अनंत वर्मन चोड़गंग इसलिए पड़ा नाम इनका कि राजगंग की चोल पत्नी राज सुंदरी का पुत्र था, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रसिद्ध जगत ये आ रहा है आपको, अनंत वर्मन चोड़गंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को निर्माण कराया था। मैं आप एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ये आपके पूरे नोट्स से देखो, यूनिट 4 के। आई नो दैट कि मेरा जो टारगेट था जुलाई का, मैं 12, तो इस बार से अब खुद को आपको लगने लग जाता भाई कि मैं आप सोचो कराऊंगा। मैं मेहनत भी करता हूँ बट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर आ गया हूँ मैं, व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है कि नहीं हो पाता। वरना कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, जैसे वरना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ खड़े होकर बैठ के, यहाँ से बन ही रहा है। ये देखो आपका, ये पूरे यूनिट 4 के नोट्स हैं और आपका यूनिट 4 पूरा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि बट आपको आपका काम किया बेटा, प्रिंट आउट निकालो, क्लास देखो या ना देखो, रिवीजन करो। क्लास देखो या ना देखो, रिवीजन करो। ये आपका पूरा यूनिट 4 में सिलेबस देखो, दिखाओ आपके लिए सिलेबस में क्या क्या आपके, ये देखो। ये देखो सिलेबस में क्या क्या है। गुप्त वंश पढ़ लिया हमने, गुप्त की संस्कृति पढ़ ली, वर्धन वंश पढ़ लिया, वर्धन वंश पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जो कश्मीर का वंश अच्छे पढ़ा, बंगाल का पाल, सेन, लोहार, उत्पल पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। कामर्स का बर्मन पढ़ा अपन ने, बर्मन वंश, हर्षवर्धन पढ़ा ना, बर्मन। चालुक्य पढ़ लिया अपन ने, राजपूत, गुजरात, सोलंकी पढ़ लिया अपन ने। यहाँ पल्लव राजवंश अच्छे से पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है ना। चोल पढ़ लिए, दक्षिण भारत के देवगिरी का जी, आपके द्वार समुद्र के होयसल, कदम राजवंश, गंग राजवंश, वारंगल काकतीय, इन शॉर्ट में अपन ने को भी देखा है, कहीं ना कहीं इनको देखा है, ऐसा नहीं छोड़ा हो। अब आपको एक काम दूंगा मैं आपको, सिर्फ इन नोट्स के लिए आपको लूसेंट पे ध्यान रखना। क्या लूसेंट पे ध्यान रखना, लूसेंट आपको पढ़नी है, आपको कवर हो जाएगा। क्या इन नोट्स से आपको लूसेंट कवर करनी है बस। आपने लूसेंट पे पकड़ बना ली तो आपका अच्छे से एक टॉपिक हो जाएगा और यूनिट 4 भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपकी यूनिट 5 की रहेगी। आप देखो यहाँ पे सिलेबस नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। लेकिन अभी एक डाउट था आपके माइंड में, बच्चों के माइंड में, कि सर जो आपका पेपर 1 और 2 है, क्या ऐसे दोनों पासिंग मार्क्स चाहिए, तो लिखा है कि दोनों ही प्रश्न पत्र में पृथक पृथक 40 अंक अनिवार्य होंगे, ठीक है ना। ST SC के लिए छूट दी गई है 10% की, 30 अंक के लिए आ सकते हो, बकाया सबके लिए क्या चाहिए आपको, 40% अंक चाहिए जनरल के लिए, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। प्लेलिस्ट अपडेट होती चल रही है, देखते चलना आप लोग। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।